अभी रिसेंट जो बीबीसी और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आए हैं कि पिछले 5 साल से जो 25% स्नोफॉल है वो कम हो रही है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले किन खतरात से ये हमें दो चार कर सकता है? जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो आपके जो वो एरियाज़ जो नेचर के लिए थे वो भी एक्सपोज होंगे। आपके रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन भी, रिसोर्सेज मीन्स आपका वाटर का जो सोर्स है वो भी डिग्रेड होगा। अपने ज़िंदा रहने के लिए तो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल तो करना है। क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ नहीं था? अगर था तो वो कितना मुअस्सर है और कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस नॉलेज के साथ मिलकर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात, उनका डेली का उसके साथ इंटरेक्शन है, डेली का उनके साथ रिश्ता है। जो रिश्ता है उनका नेचर के साथ, उस रिश्ते के साथ साथ जो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करना चाहते हैं, जैसे मैं AWS लगाना चाहता हूँ, अगर उस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को उस लोकल इंडिजिनस नॉलेज के साथ मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिलायबल डाटा और ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी होगी कि वो अच्छा मुझे वहाँ से डाटा मिल जाएगा। हाल ही में आपने अताबाद झील में जो सेवरेज का पानी होटल वाले डाल रहे थे उस होटल को सील किया और भारी जुर्माना भी किया। लोग उस अताबाद लेक के लिए आ रहे हैं, होटल के लिए नहीं आ रहे हैं, अताबाद के लिए आ रहे हैं। अताबाद इज़ अ प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट को आप खराब करेंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में सालाना तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा सियाह आते हैं, बहुत ज़्यादा। प्लास्टिक को ऐसे फेंक देते हैं, डाइपर्स का अपने नेचुरल रिसोर्सेज में फेंक देते हैं। तो उन ये बिहेवियरल चेंज लेके आना कि आप इस कल्चर को और यहाँ की जो सेंसिटिविटी है उसको ख़राब ना करें, तो इसमें EPA क्या काम कर रहा है? मीडिया का भी काम है इसमें, जो हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज आ रहे हैं उनका भी काम है। EPA के हद तक तो ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें जो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के ऊपर पहला जो काम गिलगित से शुरू हुआ था 2019 में। इसमें प्लास्टिक के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उसका कारोबार नहीं कर सकते। सही, ज़बरदस्त। फर्स्ट एवर जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था प्लास्टिक को कम करने के लिए। इसमें जो होल सेलर्स थे उनको भी लोन्स गवर्नमेंट दे रही है। इसमें जो इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल या अल्टरनेट बैग्स की, उसके ऊपर भी तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर का गवर्नमेंट लोन दे रही है और बगैर इंटरेस्ट के। टूरिस्ट जाते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं तो रॉक्स पे वो अपनी एडवर्टाइजिंग करती है, अगर वो जो नेचुरल ब्यूटी रॉक्स की थी वो तो खराब हो जाती है। तो EPA इसको इसके लिए क्या कर रहा है? ये जो वॉल चॉकिंग है इसके ऊपर हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 2012 से ऑनवर्ड हमने इस पर बैन लगवाया है। अदरवाइज इससे पहले ये था कि गवर्नमेंट के इदारे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आपने पॉपुलेशन कम करना है तो रॉक के ऊपर लिखें। कोई 5 साल पहले एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर न सिर्फ हमने FIR कराई बल्कि उस पूरे एरिए के ऊपर जो उन्होंने रॉक कार्विंग की थी उसको वॉश कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खित्ते की जो दुनिया का छत कहलाता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान। ये वो खित्ता है जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, वसी ग्लेशियर और इंतहाई नाजुक माहौलियाती निज़ाम मौजूद है। लेकिन ये माहौलियाती निज़ाम आजकल शदीद ख़तरात का सामना कर रहा है। माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर का पिघलना, आलूदगी और बेहंगम तरक्की। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम इस कुदरती ग्लेशियर्स को, माउंटेन्स को, नदियों को अपने आने वाली नस्लों के लिए कुदरती विरसे को महफूज कैसे कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और जिनका 2 दहाइयों से ज़्यादा का तजर्बा गिलगित बल्तिस्तान के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ खादिम हुसैन, डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल होगा वो ये है कि आपकी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, कि आपने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड से इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ, और फिर GB IPA की तरफ ये सफ़र कैसा मुमकिन हुआ? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम टॉपिक की तरफ आप डिस्कस कर रहे हैं GB के हवाले से। आपका जो सवाल है, आपका सफ़र कैसा रहा, तो ये सफ़र तो काफ़ी लंबा था। बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन थी पहले माइक्रोबायोलॉजी में,
फिर उसके बाद मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में फिर एक और ग्रेजुएशन मैंने की है ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जब वो मैं फ़ारिग हुआ था तो मुझे लगा कि ये जो डिग्री है ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी इस डिग्री के साथ तो मैं गिलगित बल्तिस्तान तो जा ही नहीं सकता। सही। क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर मेडिसिन के जो सेंटर्स थे या जो हॉस्पिटल थे, एक दो कराची में था और एक इस्लामाबाद में था, और कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया एनवायरमेंटल साइंसेस में, और उसके बाद फ़ौरन बाद मेरी एक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में एक पोजीशन आई थी एज एनवायरमेंटल ऑफिसर। मैंने ज्वाइन किया पंजाब नेशनल पार्क 2005 में, और 2007 में फिर ईपीए जब गिलगित बल्तिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ एज ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो मैंने ईपीए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था 2007 में। ओके। जब से अभी तक मैं ईपीए के साथ ही हूँ। ज़बरदस्त। तो इसमें अभी जैसे हमने बात की गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों और ग्लेशियर्स के बारे में, तो अभी रिसेंट जो बीबीसी और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आए हैं कि पिछले 5 साल से जो 25% स्नोफॉल है वो कम हो रही है, और इस साल भी जो स्नोफॉल होनी थी वो नहीं हुई, जिसको स्नो ड्राउट हम कह रहे हैं कि होने जा रहा है, तो जिससे थ्रेटन कर रहा है वाटर सप्लाई को भी 2 बिलियन लोगों को, और मुख्तलिफ किस्म के आने वाले ख़तरात की से दो चार होगा। तो ये जो स्नो ड्राउट है, स्नो का ना होना, और ग्लेशियर्स जो मेल्ट हमारी तेज़ी से हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आने वाले किन ख़तरात से ये हमें दो चार कर सकता है? अच्छा, ये जो आपका सवाल है, ये डिफरेंट रिसर्च के इदारे हैं, डिफरेंट के हर एक का अपना अपना व्यू होता है। क्योंकि बेसिकली जो लोग रहते हैं इन माउंटेन्स के साथ या इन ग्लेशियर्स के साथ या इन हाई अल्पाइन एरियाज़ में, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो तजर्बा होता है, वो अगर रिसर्च के साथ इंटीग्रेट हो तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ये जो स्नो ड्रॉट के हवाले से, चूँकि वेदर पैटर्न्स में किसी हद तक तब्दीली हो गई है, वो चेंज हो गए हैं। पिछले 2-3 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जो माउंटेनियस एरिया है, जो वाटर टावर भी है, जहाँ पाकिस्तान के 99% ग्लेशियर्स हैं, बल्कि दुनिया के पोलर रीजन के बाद सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स का नेटवर्क है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। और जो हाई एल्टीट्यूड स्नो लेक्स हैं या पीड लैंड्स हैं या वेट लैंड्स हैं या जो फॉरेस्ट है, क्योंकि ये सारा निज़ाम है, सिस्टम है जो मिल मिला के आपके क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। इस सारे निज़ाम में चूँकि हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी बात करते हैं, लेकिन हम एक जो मेजर फैक्टर है हम उसको मिस करते हैं हमेशा, जो जहाँ भी हमारी बात होती है, वो पॉपुलेशन का है। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो जाहिर सी बात है हमारा अनकंट्रोल है, और ये वो जो एरियाज़ हैं, जो ग्लेशियर एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान में, जो वैलीज़ हैं, विलेजेस हैं, वो इन्हीं ग्लेशियर्स के आसपास इनकी हैबिटेशंस हैं। जहाँ पहले 5 लोग की कोई गुंजाइश थी, वहाँ पे अभी 100 लोग हैं। मसलन हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है, हमारी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, उसके मुताबिक हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो आपके जो वो एरियाज़ जो नेचर के लिए थे वो भी एक्सपोज होंगे, आपके वो एरियाज़ जो वल्नरेबल हैं वो भी एक्सपोज होंगे, आपके रिसोर्स की डिग्रेडेशन भी, रिसोर्स मीन्स आपका वाटर का जो सोर्स है वो भी डिग्रेड होगा, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर कंपटीशन होगी, तो आप जो फॉरेस्ट एरिया है उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन भी करेंगे, क्योंकि अपने ज़िंदा रहने के लिए तो अपने रिसोर्स को इस्तेमाल तो करना है। और उसके साथ साथ चूँकि होता यूँ कि हमने एक पायदार तरक्की का जो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने रिसोर्स की यूटिलाइजेशन आप अपनी नीड के मुताबिक आप करते हैं। अगर एक रूम के अंदर 5 लोगों की गुंजाइश है, अगर आप वहाँ पे 25 लोगों को बिठाएंगे तो जाहिर सी बात है सफोकेशन होगी। ओवरऑल जो पॉपुलेशन का बर्डन है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हम मिस करते हैं। बाकी जो स्टडीज़ हैं उसको, चूँकि क्लाइमेट के लिए आपके पास कम से कम 30 साल का डेटा होना चाहिए, और डेटा भी आपका रिलायबल डेटा होना चाहिए। और चूँकि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो 97% हमारा पूरा माउंटेनियस एरिया है, उसमें 3-4% एग्रीकल्चर होती है, तो ये एक कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत कम्प्लेक्स हैं। तो जब तक आप उस एरिया के अंदर उन लोगों के साथ जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं या जो इंडिजिनस लोग हैं या वहाँ पे जो इंडिजिनस नॉलेज है या वहाँ पे उनके कस्टमरी लॉज हैं,
उसको अभी अपनी साइंस के साथ या जो आप साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो वो रिलायबल नहीं होता। नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, क्योंकि इन एरियाज़ में चूँकि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे मैक्सिमम अभी रिसेंट स्टडीज़ में 8-9 हज़ार ग्लेशियर्स हैं। वो कुछ तो वैलीज़ के अंदर हैं, कुछ आपके 3-5 हज़ार 4 हज़ार से 5 हज़ार की एलिवेशन के ऊपर हैं। तो उन एरियाज़ में जाके आपको लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करने के लिए आपको साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए। अच्छा, आपने बैठ के उसको स्टडी करना होता तो वो मुमकिन नहीं होता है। अक्सर लोग शॉर्ट स्टडीज़ करते हैं और शॉर्ट स्टडीज़ के अंदर जो डाटा आता है वो प्रेजेंट करते हैं। जबकि बहुत सारी स्टडीज़ में आपको आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो कराक्रम एनोमली है। हिमालयन साइड पे जो ग्लेशियर्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान का 60% जो आपका फ्लो है रिवर्स के अंदर, आपकी स्ट्रीम के अंदर, वो कराक्रम से है और कराक्रम के ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरह की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी कंट्रोवर्शियल भी हैं और कुछ रिलायबल भी हैं। तो इसको जब तक वो लोकल कम्युनिटी के साथ जो वहाँ उनके ग्लेशियर के साथ वो रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर वो हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे तो आपके जो कंप्यूटराइज जो मॉडल्स होते हैं सेटेलाइट बेस्ड, वो रिलायबल नहीं होते। रिलायबल, बिल्कुल। इसी तरह जैसे आपने ग्लेशियर्स की बात की कि बढ़ रहे हैं हिमालयाज़ पाकिस्तान वाली साइड पे, तो 13,000 ओवरऑल पाकिस्तान में ग्लेशियर्स है और जीबी की अगर हम बात करें तो 8,400 ग्लेशियर्स है। तो जो ये एक नेचुरल कैपिटल का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है, तो इस नेचुरल कैपिटल को हम कैसे बचाया जा सकता है? अभी ये जो आपने बात की नेचुरल कैपिटल की, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं, अभी रिसेंट जो स्टडी गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उसमें EPA, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इटालियन एक डेवलपमेंट एजेंसी है EVKTCNR, उनका मेन इसके अंदर रोल है। उनके साइंटिस्ट जो हैं इटालियन, उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो पिछले बहुत अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में, खासकर जो सेंट्रल कराक्रम एरिया है, उसमें बहुत इनका काम है, नेशनल पार्क की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर रिसोर्स की गवर्नेंस तक और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट तक। उसमें बहुत सारे PhDs उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और बहुत सारे इदारों की स्ट्रेंथनिंग इस इदारे ने की है। इसमें जो ग्लेशियर्स हैं, तो 13,032 ग्लेशियर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए और उसमें 8,400 के करीब ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में। ये हमारे लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपके पास दुनिया सबसे बड़ा जो ग्लेशियर्स का नेटवर्क है आर्टिक एंटार्क्टिक के बाद, और ये फ्रेश वाटर का सोर्स भी है। और आपके न सिर्फ ये जो रीजनल क्लाइमेट को ये ग्लेशियर्स रेगुलेट करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो आपका क्लाइमेटिक पैटर्न है उसको भी रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल। और इन ग्लेशियर्स के ऊपर तकरीबन आलमोस्ट जो इसका कनेक्टिविटी है, ट्रांस बाउंड्री, आलमोस्ट 2 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड्स उनके ऊपर डिपेंड करती है, जो इसके सराउंडिंग में जो ममालिक हैं। ये जो आपने बात की नेचुरल कैपिटल की, दुनिया में जो अभी बहुत सारे जो ममालिक हैं, उन अपने रिसोर्सेज की, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं या इस तरह के जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनकी अकाउंटिंग का एक मैकेनिज़्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी जैसे आपने बताया नेचुरल कैपिटल का, चाइना ने अपने पूरे सिस्टम को, जो GDP का निज़ाम था, उसको GEP, ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया है कि वो अपने इकोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर वो उसको क्वांटिफाई करते हैं। इसी तरह UK में जो उनका फॉरेस्ट कोर है, वो उसकी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग कोई 7 बिलियन UK पाउंड में है। अब हमारे अगर इसी तरह इसी मोड एक अच्छा इदारा है, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का, इसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, पाकिस्तान का भी उसमें अच्छा खासा हिस्सा है। इसी मोड की स्टडीज़ हैं। इसी मोड अभी भूटान के एक नेशनल पार्क की नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान में आपके जो आपका फॉरेस्ट कवर है, आपके अल्पाइन वेटलैंड्स हैं, आपके जो पीट लैंड्स हैं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं, उसकी अगर हम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की असेसमेंट करें तो ये ट्रिलियंस में आता है सालाना। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, आपके क्लाइमेट रेगुलेशन में, आपका जो डिज़ास्टर प्रिवेंशन में, और आपकी ओवरऑल एस्थेटिक ब्यूटी को इन्हांस करने के अलावा आपके जो लाइवलीहुड आपका पूरा है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मसलन यही ग्लेशियर्स हैं, इनसे जो मेल्ट होकर पानी आता है, या जो स्नो मेल्ट का पानी है, जो आपके रिवर्स हैं, इंडस है आपका, फिर गिलगित बल्तिस्तान में शुगर रिवर है, गिलगित रिवर है, अस्टोर रिवर है, ये सारे जो हैं आपके हाइड्रो पावर
जो आपका डेवलप होता है उसमें इनका रोल है, आपकी सारी एग्रीकल्चर इनके ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल इसकी जो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की आप असेसमेंट करें तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। सही। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? इसको यूटिलाइज इस तरह कर सकते हैं, जब आपकी इसकी असेसमेंट करेंगे अपने नेचुरल कैपिटल की, तो आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उनको आप कन्विंस करेंगे कि ये हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा ये जो कंट्रीब्यूशन है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, डिजास्टर की प्रिवेंशन में हम इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, हम इतना आपको इनडायरेक्टली देते हैं। तो ओवरऑल ये होता है कि उसकी बेस पे फिर आपको इसमें यूएन के उसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का एक पूरा मैकेनिज्म है, पेमेंट फॉर एनवायरमेंटल सर्विसेज जो आप देते हैं। तो ये सारी जो सारे जो इदारे हैं, इनको फिर अगर हम हमारी जो इदारे हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, अगर हमें ये रियलाइज़ हो कि हम हमारा ये जो नेचुरल कैपिटल है उसे हम इनडायरेक्टली इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम न सिर्फ इंटरनेशनल फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं बल्कि अपने इस रिसोर्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बेहतर इस तरह कर सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट, जाहिर सी बात है, आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, तो हम कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। हाइड्रो पावर के ऊपर आप इंटरनेशनल इदारों से आप क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं, फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं, जो आपने बहुत सारे इदारे हैं जो आपको पे करते हैं। तो ओवरऑल इस पे अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और इसी को अगर हम लें, ग्लेशियर आउटब्रस्ट, फ्लड्स, और जब आया तो एक चरवाहे ने इत्तला दी, तो इस पे हम अगर बात करेंगे कि क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ नहीं था, अगर था तो वो कितना मुअस्सर है, और कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस नॉलेज के साथ मिलकर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे जो ग्लाफ था या जो भी प्रोजेक्ट था उसके अंदर बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स लगे थे वो काम नहीं आए, उनका काम क्या था। नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब है कि जो आपने देखा होगा कि अगर आपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस या क्लाइमेटिक जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करना हो, तो आपके हर 25 या 40 किलोमीटर के बाद आपका एक AWS होना चाहिए, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो आपको क्लाइमेट वेदर का डेटा आपको दे। लेकिन बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इक्वल टू KPK है। अगर 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर आपने AWS इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको बिलियंस ऑफ रुपीज़ या डॉलर चाहिए। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 25 से 40 किलोमीटर के दरमियान में आपका AWS होना चाहिए, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे जो स्केटर्ड वैलीज़ के अंदर, चूँकि ग्लाफ के अंदर कोई 16 वैलीज़ थी, स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट एरिया था, उन वैलीज़ के अंदर ये इक्विपमेंट लगे हुए थे। और कुछ वैलीज़ जहाँ पे नॉर्मली जो फ्लड्स आते हैं, चूँकि ये ग्लेशियर और ब्रस्ट नहीं था, ये एक लेक थी, वो लेक का पानी सीप हुआ और कहीं पे जाके वो ऊज आउट हुआ, वो ब्रस्ट हुआ और उससे वो फ्लड जनरेट हुआ। चूँकि वो सारा स्लोपी एरिया है, नेकेड एरिया है, फॉरेस्ट नहीं है, वेजिटेशन कवर नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारी जो हैबिटेशंस हैं वो इन्हीं वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर, नालों के आसपास हैं या रिवर बैंक्स के आसपास हैं या फ्लड प्लेन्स के ऊपर हैं। अब ये जो चरवाहे वाली बात है, इसको अगर हम उसके साथ लिंक करें तो नॉर्मली ये जो क्लाइमेट चेंज या इस तरह की जो ग्लेशियर के साथ जो लोगों का इंटरेक्शन है या जो अपर वैलीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्मली जो गर्मियों में लोग अपनी जो माल मवेशी वो पास्चर्स में लेकर जाते हैं। अब ये जो पास्चर्स हैं ये बिल्कुल अपर एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे ग्लेशियर एरिया साथ होता है या फॉरेस्ट कवर होता है। तो जाहिर सी बात है वो सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो उनके जो लोग जाते हैं वहाँ पे उनको पता होता है कि यहाँ पे ये जो लेक थी, यहाँ पे ये ग्लेशियर था, यहाँ पे ये एरिया था, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह वो बिहेव कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उनको पता होता है। तो जाहिर सी बात उनका डेली का उसके साथ इंटरेक्शन है, डेली का उनके साथ रिश्ता है। अगर वो जो रिश्ता है उनका नेचर के साथ, उस रिश्ते के साथ साथ जो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करना चाहते हैं, जैसे मैं AWS लगाना चाहता हूँ, तो अगर उस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को उस लोकल इंडिजिनस नॉलेज के साथ मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिलायबल डाटा और ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी होगी कि वो अच्छा मुझे वहाँ से डाटा मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ या लोकल इंडिजिनस नॉलेज को ज़्यादा स्पेस नहीं देते हैं। जब स्पेस नहीं देते हैं तो हमें वो फिर साइट सिलेक्शन में
इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन में। फिर इक्विपमेंट्स, जाहिर सी बात है, अगर एक सेंसिटिव इक्विपमेंट इतनी इस लेवल पे, हाई लेवल पे आप लगाते हैं, उसको बिजली भी चाहिए होगी, या उसको सोलर एनर्जी से आपने देना है, या उसका डेटा आपके पास कैसे आता हो, इसको करना है। हाँ, डेटा ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, आपके पास मैनुअल डेटा आपने रिट्रीव करना है तो उसके पास एक्सेस है कि नहीं है। तो ये सारे उसके अंदर जो टेक्निकल हर्डल्स या जो इश्यूज हैं वो भी देखने होते हैं। लेकिन जो लोकल लोग होते हैं उनको उनका जो कम्युनिकेशन का अपना एक निज़ाम होता है कि जो पास्चर्स में लोग जाते हैं, या चरवाहे हैं, या इंडिजिनस लोग हैं, फिर अपनी कम्युनिटी के साथ। तो इस केस में भी जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने जब वो देखा कि जी वो लेक के अंदर पानी बहुत कम हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं वो फ्लड की शक्ल में जाके ओजावट हुआ है, तो उन्होंने जो वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क जो था, जो लोकल हमारा एक नेटवर्क है वहाँ पे जो एस्कॉम के नाम से, वो हर जगह यूज चलता है, वो उन एरियाज में भी है जहाँ पे और कोई नेटवर्क नहीं होता है जी। तो इनकी एक अच्छी ये कि बात की उस एरिया में वो नेटवर्क काम कर रहा था, तो उन्होंने कम्युनिटी को इतला दी कि यहाँ से ये एक लेक थी, वो ड्रेन हो गई है, वो ब्रस्ट हो गई, तो आप यहाँ से एवैक्यूएट करें। तो लकली वहाँ पे कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस, लोगों की जो प्रॉपर्टी वो ख़त्म हो गई, लोग अभी भी उसमें हैं। सिर्फ कंसिडर करने की चीज़ें ये हैं कि हमें जब वो नए लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है, हम नए जाके एरियाज़ को आबाद करते हैं, तो हमें उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को देखते हुए कि वो एरिया फ्लड प्लेन के ऊपर तो नहीं है, रिवर बेड के ऊपर तो नहीं है, दूसरा कोई ऐसा वल्नरेबल एरिया तो नहीं है, वो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। उसके बाद हम अपनी जो सेटलमेंट्स हैं ये अगर करें तो ये जो इवेंट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट भी कम होता है। इससे डिज़ास्टर दुनिया में बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं, लेकिन उनकी पहले जो कोपिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, उन्होंने पहले उसको असेस किया होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो उसमें ह्यूमन लॉस बहुत कम से कम होता है। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो कोपिंग कैपेसिटी का ये है कि लोगों की सलाहियत को आपने उस डिज़ास्टर को फेस करने के लिए उनकी सलाहियतों को आपने एनहांस करना है। जब ये इसी वक्त हो सकता है जब आप उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करें, उनकी जो लाइवलीहुड या दूसरे जो खाने पीने के ज़राए हैं, उन जिंदा रहने के ज़राए हैं, उनको डाइवर्सिफाई करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, तो इस वजह से ये फिर चीज़ें मैनेज नहीं होती। अदरवाइज़ जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस वाला जो इशू था, या उसने वार्निंग सिस्टम ने काम नहीं किया, वो ऐसा नहीं था। वार्निंग सिस्टम हर जगह आप लगा भी नहीं सकते हैं, और लगाने के लिए आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, और उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी उसको ताकि उसके मेंटेनेंस कर सके, प्रॉपर उसके चीज़ों को देखभाल कर सके। जी बिल्कुल, इस तरह ये तो इसी तरह हाल ही में आपने अताबाद झील में जो सेवरेज का पानी होटल वाले डाल रहे थे, उस होटल को सील किया और भारी जुर्माना भी किया। तो क्या इस तरह के इक़दामात में आपको कोई सियासी या कारोबारी प्रेशर का भी सामना करना होता है? क्योंकि एज अ डायरेक्टर ईपीए आप बहुत सारे जब इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो क्या उस पर कोई कंप्लाइंस होटलों की बेहतर हुई है, उसमें बेहतरी आई है हमारे पास या नहीं आई? इसमें मैं आपको होटल्स के अपार्ट फ्रॉम होटल्स एक दो और भी मैं इसके साथ चीज़ें आपको जो कंप्लाइंस के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। चूँकि मैं अभी रिसेंट पास में जो टूरिज़्म का इन्फ्लक्स हुआ है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। अताबाद के अलावा भी चूँकि जो हमारा सेंट्रल हुंजा है, बल्तिस्तान है, बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है जी। तो उनको रेगुलेट करने का मकसद ये था कि जो भी, जाहिर सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, कोई ह्यूज आपने होटल आप बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपकी अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो आप वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको सिक्योर करना चाहेंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप उसको सिक्योर नहीं करेंगे तो आपकी तो लॉन्ग रन में फिर वो जो आप चाह रहे हैं वो होगा नहीं। तो उसमें ईपीए से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के बिहाफ पे वो कमाना चाह रहे हैं, अगर वही प्रोडक्ट ख़राब हो तो उनकी तो इनकम तो नहीं होगी। लोग उस अताबाद लेक के लिए आ रहे हैं, होटल के लिए नहीं आ रहे हैं, अताबाद के लिए आ रहे हैं। अताबाद इज़ अ प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट को आप ख़राब करेंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इसी तरह बल्तिस्तान में जो रिवर के आसपास या बल्तिस्तान में जो लेक्स हैं उनके आसपास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जिस सोर्स की वजह से हम कमा रहे हैं या यहाँ आए हैं वो ख़राब ना हो। दूसरा ये कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस शायद इन्वायरमेंटल
एनवायरमेंटल जो पैरामीटर्स हैं या वाटर है, सॉइल है, एयर है, उसके हवाले से नहीं है। उनको चूँकि दुनिया में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बनते हैं, मालदीव पूरा समंदर के अंदर उनका होटल है, उसमें कुछ चीज़ें आपने करनी होती हैं। आपने वेस्ट ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, आपने वेस्ट का प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना है। अगर आप अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो आप आराम से आप चला सकते हैं। आप अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं तो आप चला सकते हैं। अताबाद वाले केस में चूँकि वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, जो वो जो स्पेसिफिक होटल था उसके अलावा बहुत सारे होटल्स की वायलेशन थी, वो सारे उन सबको हमने रेगुलेट किए है। उसमें बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी हैं, और हमारे जो रूल्स हैं बल्कि स्पेसिफिकली जो जीबी में हैं वो बल्कि और कहीं हैं भी नहीं। हमारे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एरिया रूल्स हैं उसके अंदर क्लियर कट जो डायरेक्शंस ये हैं कि आपने अपने वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना है, आपने वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर अपनी फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं करनी है। और अभी हम ये कर रहे हैं कि जो 30 रूम से ज़्यादा जो भी होटल होगा अपना वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट लगाएगा। एक तो उससे ये होता है कि वाटर कंजर्वेशन होगी, आप अपने उस पानी को, ब्राउन वाटर को दोबारा अपने उसमें यूज़ करेंगे, दूसरा अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और वाटर जो शॉर्टेज है वो भी पूरी होगी, और आप बेहतर तरीके से अपना सिस्टम चलाएंगे। उसके साथ साथ जो होटल्स के अलावा हमने उन होटल्स में, चूँकि जाहिर सी बात है वहाँ बिजली का क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, तो उसमें जनरेटर्स हैं, हमने थर्मल जनरेटर्स को भी रेगुलेट किया है। हमने जो भी थर्मल जनरेटर 5 से 10 kVA से ऊपर का है उसको हमने रेगुलेट किया है। उसकी एनओसी, उसकी जो इमिशंस हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, उसकी जो ऑयल वगैरह जो रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल का मैकेनिज़्म उसमें मेंशन है। और उसके अलावा एक पूरी रजीम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, EPA और जो अदर गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है। उनके बगैर एक बंदा डायरेक्ट एनओसी इशू नहीं कर सकता। उसको बहुत बेहतर अंदाज में हमने रेगुलेट किया है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जो रजीम है उसको अगर हम KP में, AJK में जो होटल इंडस्ट्री, या आपके नारायण कागान, या आप इधर मालम जबा की तरफ हैं तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जीबी में बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर जीबी की गवर्नमेंट जो है, EPA में जो ह्यूमन रिसोर्स है दूसरे EPS के मुकाबले में बहुत कम है। उसके बावजूद भी हम बेहतर तरीके से रेगुलेशन हमारी अच्छी हैं, हमारी जो टीम बहुत अच्छी है, रेगुलेट कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी बाज़ दफ़ा हमें सपोर्ट होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जीबी में आपने उनको अंडरस्टैंड कराना होता है, उनको बताना होता है उनको कि इशू क्या है और उसका बेहतर हल क्या हो सकता है। प्रेशर्स तो आपको पता है पाकिस्तान में जो नॉर्मली आप कोई अच्छा काम करें तो उसमें गैर ज़रूरी प्रेशर्स आते हैं, लेकिन आप अपने रूल रेगुलेशंस के मुताबिक आप चलें, और अगर आप फेयर तरीके से चलें तो कोई भी आपको प्रेशराइज़ नहीं करता, और ना आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर आता है, ना आपको कोई और रिलीजियस या और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर आता है। सिर्फ बात यह है कि आप जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक चलें, आप किसी को क्रूसिफाई नहीं करें, आप का जो सरकार ने जिस काम के लिए मैंडेट आपको दिया है उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये इबादत भी है। बिल्कुल, आप अपने काम बेहतर, मुझे जिस काम के लिए बिठाया मैं अच्छे तरीके से करूं, और मेरे पास जो लोग आते हैं बिजनेस के लिए, अपने उसके लिए उनको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड करूं, तो ये तो आपका जारिया के तौर पर भी बिल्कुल इसको लेकर जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अगर हम अपने कम्युनिटी और अपने माहौल का खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो कोई और तो नहीं करेगा, और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो अल्टीमेटली हम अपनी चीज़ों में ख़राब हो जाएंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में सालाना तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा सियाह आते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, और हमारा जो टूरिस्ट है वो वेल इन्फॉर्म भी नहीं है। तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी से, कल्चर से, और वहाँ के नेशनल पार्क से, तो उनके लिए वो आते हैं, प्लास्टिक को ऐसे फेंक देते हैं, डाइपर्स का अपने नेचुरल रिसोर्सेज में फेंक देते हैं। तो उन ये बिहेवियरल चेंज लेके आना कि आप इस कल्चर को और यहाँ की जो सेंसिटिविटी है उसको ख़राब ना करें, बाकी आप आएँ, विज़िट करें, चीज़ों को देखें, तो इसमें EPA क्या काम कर रहा है? इसमें सिर्फ EPA का काम नहीं वो है, इसमें मल्टीपल या मल्टी सेक्टोरल या बहुत सारे जो इदारे हैं उनका भी काम है, इसमें मीडिया का भी काम है, इसमें जो हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड एजेंसी इदारे हैं उनका भी काम है। EPA के हद तक तो ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें जो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के ऊपर पहला जो काम गिलगित से शुरू हुआ था 2019 में, उसको हमने हुंजा से शुरू किया था, और अभी तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। और इसमें प्लास्टिक के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उसका कारोबार नहीं कर सकते। सही, ज़बरदस्त। दूसरा ये है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इदारे हैं उनके साथ हम इन कोऑर्डिनेशन है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। फर्स्ट एवर जो
इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था प्लास्टिक को कम करने के लिए। इसमें जो होल सेलर्स थे उनको भी लोन्स गवर्नमेंट दे रही है। इसमें जो इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल या अल्टरनेट बैग्स की, उसके ऊपर भी तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर का गवर्नमेंट लोन दे रही है और बगैर इंटरेस्ट के। ज़बरदस्त। ये जी। और इसमें इस वक्त गिलगित में 2 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी कैपेसिटी 30 टन पर मंथ से ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ जो कम्युनिटी के इदारे थे जिसमें ख़वातीन की तंजीमें, उनको भी 5 लाख रुपए दे रहे हैं ताकि वो क्लॉथ और सर के बैग्स बनाएं जो लोकल घर के लिए यूज़ हो सके। लेकिन ये जो टूरिस्ट का आपने बताया 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट को रेगुलेट करने के लिए जगह जगह हमने बैनर्स लगाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर होती है, बोर्ड्स लगाए जाते हैं या उनको अवेयरनेस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जैसे आपके सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि वो ट्विटर के अंदर कोई टॉप ट्रेंड में था, टॉप ट्रेंड में बिल्कुल, से नो टू प्लास्टिक बैग। उसमें ओवरऑल चूँकि गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान, हम सबका है, प्लास्टिक एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको फ्री में मिलती है तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने घर से शुरू करें, इसका इस्तेमाल कम से कम करना है, ना करें तो चीज़ें इससे बेहतर हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो जिसका बहुत ज़्यादा रोल है, कभी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन ही नहीं होती, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर होती हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर नहीं होता, डिज़ास्टर प्रिवेंशन के ऊपर नहीं होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं होता, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के ऊपर नहीं होता, आपके जो आपका एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है उसके ऊपर नहीं होता है, माउंटेन एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं होता, माउंटेन इकोलॉजी के ऊपर नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो, यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हों और आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी जो मेन टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर ये अगर डिस्कशंस हों तो अवेयरनेस इसी से आती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम खुद से बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करें, हालांकि हम इस्लामाबाद में भी देखते हैं यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मगर गाड़ी से वो जैसी कोई चीज़ खाते तो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमने देखना है कि हम किसी भी कल्चर में या किसी जगह को ज्वाइन करें तो वहाँ की कम से कम अपना कचरा डस्टबिन में तो फेंक सकते हैं। ये हम अगर ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट हर एक बंदे के ऊपर कोई एक बंदा नॉमिनेट कर सकते और वो चीज़ों को कह के, और ये घर से ही होगा कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करें और इस तरह वो जब भी किसी जगह पे जाएं उस जगह का ख्याल रखें, प्रॉपर अपने शहर और सियाहत करें मगर उस जगह की को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी से रिलेटेड एक और इशू है ये वॉल चॉकिंग का, कि टूरिस्ट जाते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं तो रॉक्स पे वो अपनी एडवर्टाइजिंग करती है, तो फिर वो क्या होता है कि वाइट वाश से वो मगर वो जो नेचुरल ब्यूटी रॉक्स की थी वो तो खराब हो जाती है। तो ईपीए इसको इसके लिए क्या कर रहा है और इस चीज ताकि ये मुकम्मल खत्म हो सके और ये चीजें ना हो। ये जो वॉल चॉकिंग है इसके ऊपर हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 2012 से ऑनवर्ड हमने इस पे बैन लगवाया है। अदरवाइज इससे पहले ये था कि गवर्नमेंट के इदारे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आपने पॉपुलेशन कम करना है तो रॉक के ऊपर लिखें। जैसे केकेज के ऊपर ट्रेवल करें यहाँ से कोई स्थान से आगे तो बहुत सारे जो हमारे भी रिस्पेक्टेड सेनेटर्स हैं उनकी चॉकिंग हुआ करती थी। जी बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे इदारों की थी और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज की थी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की चॉकिंग हुआ करती थी, उन सबको हमने बैन करा दी है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी किस्म की जो वॉल के ऊपर रॉक्स के ऊपर चॉकिंग की पाबंदी है। और इससे एक तो ये होता है आपकी एस्थेटिक ब्यूटी ख़राब होती है, दूसरा ये होता है कि वो जो आपके वाइल्ड फौना है, बर्ड्स हैं जी, उनके ऊपर उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये जो पेंट्स हम करते हैं या जो कलर करते हैं उनके ऊपर केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, और ये जो केमिकल्स हैं फिर वो जो एवी फौना है, बर्ड्स हैं, उनकी फर्टिलिटी में, उसके जो ऑफस्प्रिंग और उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है अगर लेडेड कलर्स हों या दूसरे हों। लास्ट कोई 5 साल पहले एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर न सिर्फ हमने FIR कराई बल्कि उस पूरे एरिया के ऊपर जो उन्होंने रॉक कार्विंग की थी उसको वॉश कराया। अभी रिसेंटली कम्युनिटीज़ के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अगर कहीं पे कोई टूरिस्ट, अभी लोकल लोग तो कोई नहीं करते हैं ना, लोकल कोई इदारा करता है, बाज़ दफ़ा हमारे जो बाहर से टाउन से आते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वो कोई कहीं पे अपना नाम लिख रहा होता है तो अगर कम्युनिटी के किसी बंदे ने देख लिया उनको पकड़ के सीधे पुलिस को हवाले करते हैं। लास्ट टाइम हुंजा में इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, लोकल कम्युनिटी ने उनको पकड़ा और जाके पुलिस के हवाले किया और उनसे वो वॉश कराया। तो ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और गिलगित बल्तिस्तान में अभी हमने गिलगित सिटी से शुरू करवाया था, जो नॉर्मली जो जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग होती है ना, इसी तरह हमने जिस तरह आपकी तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उनके ग्रुप्स हमने बनाए थे
जैसे गिलगित के अंदर कोई प्लास्टिक जलाता है या प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज़ें जलाता है या मोबाइल ऑयल के फिल्टर सर्दियों में लोग जलाते हैं, तो वो कम्युनिटी के लोग ही, कम्युनिटी जो एक्टिविस्ट हैं वो हमें इन्फॉर्म करते थे, उनके साथ मिल के जाके हम उनको जाके पकड़ते थे और उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करते थे या उनके ऊपर फाइन करते थे। तो ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस ये भी में काफ़ी हद तक बेहतर है और इसको ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये अवेयरनेस, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने बच्चों को जैसे हम तंदूर जाते हैं रोटी लेने के लिए, तो घर से रुमाल लेके जाएं, एक रोटी के लिए भी हम प्लास्टिक लेके आते हैं, तो उसको अगर घर से ही शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है। दूसरा ये प्लास्टिक, जाहिर सी बात है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये वहाँ से ये निकलता है, वहाँ से ही अगर इसको ख़त्म करें तो कम हो सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास जाहिर सी बात है इसमें पूरी एक इंडस्ट्री है, लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें जब तक आप अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो लोगों की रोज़गार भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अवेयरनेस के ज़रिए ये ख़त्म हो सकता है। तो अक्सर इसी से मिलता है कि मकानी कम्युनिटी सियाहत से आमदनी तो मिल रही है, मगर इन्वायरमेंटल डैमेज की कीमत भी अदा हो रही है। तो उसमें ये कि इसमें कम्युनिटी बेस अगर इको टूरिज्म मॉडल्स या होम स्टे या लोकल गाइडेड टूर्स, कोई ऐसा सस्टेनेबल टूरिज्म पे कोई काम हो रहा है वहाँ? बिल्कुल, ये तो अभी 100% गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, ये जो ग्लेशियर्स वाली जो स्टडी KTCNR ने की थी, उनके साथ एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, वो कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म रिजोर्ट्स बना रहे हैं और कम्युनिटी ऑन होंगे, और उसमें सारा वो लोकल लेवल में, उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके उसमें जो खाने पीने की चीज़ें वो सारी लोकल लेवल पे होंगी। और उसको एक कभी नया उनका गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट है, उसको पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चलाना चाह रहे हैं, जिसमें होम स्टे से लेके एक कम्युनिटी, जिस तरह हमारे पास ट्रॉफी हंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली वो मेडिसिनल प्लांट की तरफ भी शिफ्ट हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट है उनकी कंजर्वेशन कम्युनिटी करती है और उससे जो रेवेन्यू होता है वो कम्युनिटी को मिलता है। तो इसमें भी जो इको टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट यही था कि यही है, इसमें जो रेवेन्यू होगा वो 80% कम्युनिटी को जाएगा, बाकी 20% जो इदारे हैं वो अपनी जो मैनेजमेंट है उस पर खर्च करेंगे, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ही होगा। तो कोई तकरीबन 60+ उनकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, वैलीज़ के अंदर ये इंटरवेंशन करने का प्रोग्राम है, और होपफुली अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, इटालियन गवर्नमेंट फंड करना चाह रही है, तो ये एक ट्रेंड चेंज और ट्रेंड सेटर होगा GB से, जो इको टूरिज्म रिलेटेड टूरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें जैसे आप IPA के थ्रू बहुत सारे पॉलिसीज़ और बहुत सारे लॉज बन जाते हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हैं, तो आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, अवेयरनेस हो जाती है, मुख्तलिफ स्कूल और कम्युनिटी को हम आगाही देते कि इंडिजिनस नॉलेज की तरफ जाए, अपनी इंडिजिनस चीज़ों को अपनाएं ताकि ब्यूटी प्रिजर्व रह सके, ये ख़राब ना हो सके। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करने से इनकार होती है, या जब EPA जब भी जाते हैं किसी मॉडल को या चीज़ों को सस्टेन करने के लिए अपने लॉज और चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाती? इसमें बहुत सारी जो कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कम्युनिटी तो बिल्कुल सपोर्टिव है हमारे साथ, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन या उनकी प्रोटेक्शन है, उस पर कम्युनिटी का बिल्कुल साथ होता है। इसमें अभी जो मेन चीज़ ये है कि नॉर्मली जो अभी रिसेंट पास में टूरिज़्म का इन्फ्लक्स या गाड़ियों का इस्तेमाल या जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, थर्मल जनरेटर्स या एग्रीकल्चर के अंदर जो मोनोकल्चर है, उस पर कम्युनिटी की अवेयरनेस ज़रूरी है, उसमें कम्युनिटी को अवेयरनेस भी दी जाती है और कम्युनिटी अडॉप्ट भी कर दी है। लास्ट कोई 2 साल पहले हमने तकरीबन एनवायरमेंटल एजुकेशन का वो शुरू कराया था स्कूल्स के अंदर, कोई 1000 स्कूल्स के अंदर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी सेशंस कराए हमने। और उसमें नॉर्मली ये होता है कि जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना प्राइमरी लेवल पे, तो यही बच्चे जब एक सर्टन एज के बाद जब वो हायर एजुकेशन के ऊपर आते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और वो पहले से अवेयर होते हैं जी। अब जो लोग बड़े या बड़ी एज के हैं उनको अवेयरनेस देने से बहुत कम फ़र्क पड़ता है, जिनकी आदत बनी हुई होती है या जो यूज्ड टू हो गए हैं। तो हमें जो न्यू कमिंग या हमारी जनरेशन है स्कूल्स के अंदर और ख़ासकर जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, इसको हमें अक्रॉस पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान उसको इंट्रोड्यूस करने की नीड है। इसमें जैसे आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, 1990s में USA के अंदर US कांग्रेस ने एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट अप्रूव किया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो स्कूल्स के अंदर बच्चों को एनवायरमेंट के हवाले से अवेयरनेस और उनकी सेंसिटाइजेशन थी, और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी रिसर्च होती थी एनवायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें इन्होंने सिटीज़न साइंस का कॉन्सेप्ट दिया था।
आप अगर इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, वाटर के ऊपर, एयर के ऊपर, सॉइल के ऊपर या अदर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको शामिल करें, ताकि उस रिसर्च का जो भी आउटकम होता है वो जो सीनियर सिटीजन या उस एरिया के जो लोग आपके साथ शामिल हाल होंगे, जो भी रिजल्ट जब आएगा तो उनकी समझ आएगी कि हाँ हमारे इस एक्शन से ये चीज़ें हो गई हैं और इस एक्शन से ये चीज़ें बेहतर हो सकती है, तो वो आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, आपकी रिसर्च को भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर इस रिसर्च का इम्पैक्ट भी होगा। अगर हम ये जो सिटीज़न बेस्ड साइंस या रिसर्च को इंट्रोड्यूस कराएं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं इन आइसोलेशन में एक टेबल के ऊपर रिसर्च कर रहा होता हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक एरिया होता है, अपना पेपर पब्लिश करता हूँ, लेकिन वो जो एक्चुअल कस्टोडियन या स्टेक होल्डर कम्युनिटी उसको कुछ भी नहीं पता होता है। तो मेरी उस रिसर्च का तो मुझे फ़ायदा तो मिला कि मेरा रिसर्च पेपर आया, मेरी अपनी प्रमोशन हो गई फॉर द सेक ऑफ, लेकिन कम्युनिटी का नहीं हुआ। तो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ नेशनल बिल्डिंग या कम्युनिटी की बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। तो वो उस वक्त हो सकता है जब उसको कम्युनिटी को अपनी रिसर्च में शामिल करेंगे। बिल्कुल, जब तक कम्युनिटी को हम शामिल नहीं करेंगे तो उस तरह के रिजल्ट हमें हासिल नहीं होंगे। तो इसी तरह अगर कोई सिटीजन वो इन्वायरमेंटल वायलेशन देखता है कि डंपिंग हो रही है इलीगल या इमिशंस है, तो वो ईपीए को कैसे रिपोर्ट कर सकता है उस चीज़ को? क्या कोई आपकी ऐप है या हेल्पलाइन नंबर है? हमारा तो बिल्कुल ईपीए का जो पेज है वो हमारी हर एक्टिविटी ईपीए का जो फेसबुक पेज है उसमें अपलोड होता है। इसके अलावा चूँकि गिलगित-बल्तिस्तान में इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है तो हर एक के पास व्हाट्सएप नंबर एक्सेस में है, और ख़ासकर जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है या जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ईपीए के एक्शंस और उसके साथ ईपीए के साथ बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं, तो या तो वो सोशल मीडिया में कोई इशू होता है तो वो ईपीए को टेक करते हैं ईपीए के पेज के अंदर, या जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमें इन्फॉर्म करते हैं। नॉर्मली हमारा जो एक्शन भी इसी तरह होता है कि मैक्सिमम जो कम्युनिटी बेस्ड जो या कम्युनिटी की तरफ से या किसी एक्टिविस्ट की तरफ से कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर हम एक्शन करते हैं। वो ज़्यादा अच्छा भी होता है क्योंकि वो कम्युनिटी फिर ऑन भी कर रही होती है, वो सपोर्ट भी कर रही होती है। अदरवाइज़ आपको पता है कि गवर्नमेंट के अंदर भी रिसेंट पास में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं कि आपका जो कम्युनिटी के साथ जो लाइजान है या एक्सेस है, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और टेक्नोलॉजी से व्हाट्सएप तो आपके पास होता है, आपका फेसबुक में हर बंदा आपके साथ अटैच होता है, तो वो जो हमारा लिंक है फेसबुक पेज आप उसको चेक कर सकते हैं। हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस भी अपलोडेड हैं और हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, जो एक्शन हम करते हैं वो भी उसी के साथ उसी दिन अपलोड होता है विद एक्शन, और ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी विद सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, उनके लोग भी शामिल होते हैं, और बाज़ दफ़ा हमारी लोकल कम्युनिटी भी शामिल होती है। कहीं वायलेशन हो रही थी कम्युनिटी के लोग हमें बताते हैं और उसको ऊपर जो हम एक्शन कर रहे होते हैं उसमें वो कम्युनिटी का बंदा भी साथ होता है, तो उसकी फिर वो ऑनरशिप भी अच्छी होती है, फिर आपके पास जो अननेसेसरी प्रेशर्स आते हैं वो भी डाइल्यूट होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें से रिलेटेड एक और है कि अगर जीबी के नौजवान या जो नौजवान इन्वायरमेंटल को या क्लाइमेट चेंज को एज अ कैरियर पाथवे चूज करना चाहते हैं या इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? इसमें अगर देखें आपका इंटरेस्ट है, आप इन्वायरमेंट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट सिर्फ वो कोई जॉब नहीं है आपकी। अब दुनिया के बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे आपके लिए ओपन है। आप एक इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद एक अच्छे ग्रीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसके अंदर जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, इमर्जिंग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे वाटर, अगर कहीं पे पानी सप्लाई होता तो वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर आप जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में वाटर ट्रीटमेंट बहुत बड़ा एक सेक्टर है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट ही होते हैं। तो एनवायरमेंट सिर्फ आप जो भी पढ़ें उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करें और उसको दिल के साथ करें, तो उसमें आप कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, और थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला क्योंकि इतनी मसरूफ अवकात में से आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो वो नौजवान जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो अगर इसको एज अ सदका जारिया के तौर पर, या वो कहे कि कम्युनिटी को मैंने बैक करना है, इस तरह पे उसको अगर लेकर चलेंगे तो उसके लिए एक सदका जारिया का अमल भी है और वो बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान के वजह से अगर हम बात करें, अगर हम अपनी लोकल कम्युनिटी उसके लिए स्टेप नहीं लेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, तो
कोई और आके आपके लिए स्टेप्स नहीं लेगा। तो इसी के साथ जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि हमने इस कुदरती विरसे को आने वाले नस्लों के लिए महफूज करना है, तो अगर अभी क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, अभी स्टेप्स लेने का वक्त है कि हम खुद से अपने घर से अपने बच्चों से शुरुआत करें। कम से कम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा, प्लास्टिक, इन चीज़ों से अपने आप को तो हम बचा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की इस एपिसोड को ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।